हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। अभय रूही की बात सुनकर सर नीचे ही किया हुआ था। क्यों बोलिए, चुप क्यों हो गए? रूही ने अभय से कहा, जो चुप बैठा था। क्या कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास कुछ कहने के लिए। बस अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग सकता हूँ। मैंने अपने गुस्से में बहुत बड़ी गलती कर दी, जिससे मैं आज तक पछता रहा हूँ। मेरी ये गलती मेरे लिए बहुत बड़ी सज़ा है। अभय ने नीचे ज़मीन में घुटनों के बल बैठ गया। अपने दोनों हाथ को जोड़कर कहा, मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो दिन में लौटाकर सब कुछ ठीक नहीं कर सकता, बस खुद को सुधारने की कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ। एक आखिरी मौका दे दो मुझे। मैं खुद को बदलने की ज़रूर कोशिश करूँगा। मैं अब तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। आज पहली बार अभय किसी के सामने ऐसे खड़ा था, घुटनों के बल। द ग्रेट माफिया अपने प्यार के सामने घुटनों के बल आ गया। रूही ने अभय को देखा। जब वो दिन नहीं लौटा सकते हो तो आगे रिश्ते की बात ही ख़त्म करते हैं। मैं यहाँ इसलिए नहीं आई हूँ कि मेरा रिश्ता फिर से अच्छा हो जाए, रूही ने अभय को कहा। अभय सर उठाकर रूही को देखा। मैं यहाँ अपने भाई बहन के लिए आई हूँ। मैं उन्हें रोता नहीं देख सकती। प्यार से दूर रहना क्या होता है ये ही बहुत अच्छे जानती हूँ। मैंने डिसाइड किया है कि मैं उन्हें एक कर यहाँ से चली जाऊँगी, रूही ने अभय से मुड़ कहा। अभय उसकी बात सुन शौक हो गया। क्या वो इसलिए आई है? इतना शौक होने की क्या बात है, जब आप अपने भाई के लिए मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी कर सकते हैं? इतना शौक होने की क्या बात है, जब आप अपने भाई के लिए मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी कर सकते हैं, तो क्या मैं अपने भाई बहन के लिए इतना नहीं कर सकता? रूही ने तंज कसकर कहा। अभय उसकी बात सुनकर खड़ा हुआ। मुझे आपसे या आपके परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना, बस अपने आप से के लिए आई हूँ। मैंने उन्हें अपने दोस्त के लिए तड़पते हुए देखा है। वो इतने साल तक छुप कर देखा करते थे। उन्हें वो इस शहर में भी इसलिए रहे थे कि वो अपने दोस्त को देख सकेगी। नाराज़गी उनके दिल में भी है, पर वो मिटा सकते हैं, रूही ने कहा। अभय उसकी बात सुन रहा था। बस मैं चाहती हूँ मैं कल आप अपने परिवार को लेकर रॉयल होटल पहुँच जाना, रूही ने अभय को बिना देखे कहा। मैं चाहती हूँ मेरे जाते जाते वो दोनों परिवार एक हो जाएं। मेरे कारण किसी का प्यार अधूरा न रहे, रूही ने कहा। और हमारा प्यार? अभय ने आँख में आंसू लेकर बोलते हुए, किसने कहा कि मैं आपसे अब प्यार करती हूँ? नहीं मिस्टर आर्यन, अब मेरे दिल में आपके लिए सिर्फ नफ़रत है, रूही ने गुस्से में अभय को देख कहा। अब उसकी बात सुन अपने दिल को टूटा हुआ महसूस कर रहा था। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ जल्दी से ही ख़त्म हो। मैं और यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। रोज़ रोज़ आपकी शक्ल देख मुझे वो दिन याद आ जाते हैं। इस घर को देख याद आ जाता है। इसी घर की जान बचाकर मैंने अपने पेट में पल रहे बच्चे को खो दिया था, और इसी घर की ने मुझे बाजारू बोल घर निकाल दिया, रूही ने परेशान हो कहा। उसके दिल की बात आज मुंह से निकल रही थी। बाजारू लड़की कलात्कित कितने ही शब्द नहीं कहे थे आप सबने। अभय ने उसकी बात सुनी और बाहर चला गया। उसे अब और नहीं सुनना था जा रहा था। आज उसकी आंखों में आंसू बस रह गए थे। रूही ने उसे जाते हुए देखा। अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी, और अपने प्यार से दूर रहने का गम कोई उससे पूछे, जनाब जिनका प्यार बस पास रहकर भी दूर हो। अभय रूम से बाहर आया। वो गार्डन से होता हुआ विला के अंदर चला गया। आज फिर मैम और सर के बीच कुछ हुआ है। कब ठीक होगा? दोनों के बीच सब कुछ अब और नहीं देखा जाता है। इन्हें अकेला तड़पते हुए, जैक ने कहा। अभय विला के अंदर आया। लाइट ऑफ हो चुकी थी, मतलब साफ था कि सब सो गए थे। अभय रूम में आया, आंख बंद कर शावर के नीचे खड़ा हो गया। ऊपर से नीचे पानी उसके ऊपर गिर रहा था। अभय ने गुस्से से दीवार पर एक मुक्का मार दिया। उससे सबकी चिंता है, मेरी नहीं। हाँ, माना कि गलती मैंने की है, पर वही गलती वो भी कर रही है। मना रहा हूँ न उसे, जैसे वो चाहती है बनने की कोशिश कर रहा हूँ, पर क्यों वो मुझसे दूर जाने की बात कर रही है? साल भर ही क्यों ना जाए, मैं ज़िंदगी भर उसे मना सकता हूँ। अभय बहुत देर तक शावर के नीचे खड़ा था। वो बाहर आया और अपने कपड़े चेंज किए रूम से बाहर निकल गया। मुझे गाड़ी की चाबी दो, अभय विला के बाहर निकल कर जैक से बोला। जैक ने उसकी बात सुन कर चाबी दे दी। अभय गाड़ी विला के बाहर निकाल कर चला गया। पीछे आने की ज़रूरत नहीं, मैं पेंट हाउस जा रहा हूँ, अभय ने जैक से कहा। उसे पता था कुछ भी हो जाए ये पीछे ज़रूर आएगा। पता था अभय को कुछ बोलना मतलब उसके गुस्से का शिकार होना। अब ठंड ज़्यादा बढ़ गई थी। रात का कोहरा बहुत था, चारों तरफ धुंध ही धुंध थी। अब अभय गाड़ी चलाकर अपने पेंट हाउस आया। गेट को अनलॉक कर वो अंदर आ गया। पेंट हाउस न ज़्यादा छोटा था न ज़्यादा बड़ा। अभय ने ये पेंट हाउस एक ओकेशन में लिया था, जहाँ यहाँ चारों तरफ पेंटिंग ही पेंटिंग थी। अलग अलग तरह जो भी वो लोकेशन
ओकेशन में लेता वो वहाँ रख हॉल में लगे सोफे पर बैठ गया। रूही ने साथ हुई बातों को वो सोचने लगा। वो अपना सर पकड़ बैठ गया। उसका सर बहुत ज़्यादा ही भारी लग रहा था। वो भी वही सोफे पर लेट गया। नेक्स्ट मॉर्निंग रूही की नींद सुबह जल्दी खुल गई। पूरी रूम में नज़र घुमाई, अभय नहीं दिखा। मतलब साफ था वो आया ही नहीं। उससे क्या, वो उठी और कपड़े लेकर नहाने चली गई। अपने लिए कुछ बनाकर वो ऑफिस के लिए निकल गई। आज साल का लास्ट दिन था। वैसे तो छुट्टी थी पर उसे कुछ काम था। जीवन, तुमने अपॉइंटमेंट ले ली है? रूही ने गाड़ी चलाकर जीवन से कहा। यस मैम। जीवन ने कहा। ठीक है, रूही ने कहा। रूही का फ़ोन बजा। पापा सो हो रहे हैं। नाम को देख उसने फ़ोन उठा लिया। बेटा तू घर नहीं आएगी? नीलेश जी की आवाज़ आई। टाइम मिलेगा तो आ जाऊंगी। मुझे आज की सिक्योरिटी भी देखनी है। शाम को आती हूँ पापा, रूही ने। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना, नीलेश जी ने कहा। रूही ने जीवन को देख कहा। जीवन, मिस्टर आर्यन के असिस्टेंट को कॉल कर कहो मैंने उन्हें बुलाया है। रूही ने कहा। ओके मैम, जीवन ने कहा। जीवन ने गाड़ी छोटे से हॉस्पिटल के बाहर रुकी। ये हॉस्पिटल शहर से बाहर था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। रूही गाड़ी से उतरकर हॉस्पिटल के अंदर चली गई। रूही एक केबिन के बाहर रुकी और गहरी सांस लेकर अंदर चली गई। हेलो, चेयर में बैठी एक लेडीज ने रूही को देख कहा। हेलो डॉक्टर, रूही ने स्माइल कर कहा। मुझे डॉक्टर सुभाष ने बताया तुम आने वाली हो, डॉक्टर ने कहा। चलिए हम टेस्ट करते हैं, डॉक्टर ने कहा। रूही को टेस्ट करने को ले गई। यहाँ रूही ने जो विला लिया था, आसिमा रूम में बैठी थी। ये रूम बिल्कुल उसी की पसंद का था। पर्पल वाइट और वाइट कलर के पेंट से सजा हुआ था। आसिमा बेड पर उलट से देख रही हूँ। नीता जी उसके रूम की लाइट ऑन करते हुए कह बोले। कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही। आसिमा बेड से खड़ी हो कहा। क्या हुआ बेटा, कुछ कहना है? नीता जी उसके पास आकर बोली। नहीं मम्मी, कुछ नहीं कहना। हाँ बस आज पार्टी में जाना है तो कपड़े डिसाइड कर रही हूँ। सोच रही हूँ क्या पहनूँ। आसिमा ने बात बना कहा। ये राम, इन लड़कियों का कुछ नहीं हो सकता। कहीं जाना होता है तो कपड़े इनके पास होते नहीं हैं, बस कपड़ों का रोना होता है। नीता जी ने कहा। बाहर निकल गई। यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करूं। आसिमा फिर बेड पर पेट के बल लेट गई। क्या नहीं आ रहा है समझ में? नीति प्रिया अंदर आते हुए बोले। ये तुम दो लोग जल्दी अंदर आओ, गेट लगाकर, आसिमा ने उन लोगों से कहा। क्या हुआ? नीति आसिमा के पास बैठते हुए ये कहा। कुछ बताना है तुम लोगों को, आसिमा ने कहा। क्या बताना है बताओ, प्रिया ने कहा। वो कार्तिक ने, आसिमा ने कहा। कौन कार्तिक? नीति ने कहा। वो जानती ही नहीं थी कार्तिक को। हाँ कार्तिक सर, आगे बोल, प्रिया ने कहा। तुम जैसे जानती हो मैं तो नहीं जानती हूँ, नीति ने कहा। अरे तुम उनसे मिली ही नहीं हो। वो अभय सर के हैं ना, उनके दोस्त हैं नियम के बड़े भाई, प्रिया ने कहा। बाहर जाने लगी। ए रुक न, सॉरी बाबा, प्रिया ने कहा। हम नीति रुक गए। तुम बोलो, प्रिया ने आसिमा से कहा। कुछ नहीं, मैं भूल गई क्या कह रही थी, आसिमा ने सर खुजाते हुए कहा। ये पागल लड़की। प्रिया नीति दोनों खड़ी हो गई और आसिमा के रूम में बाहर चली गई। कोई भी उन लोगों की बात नहीं सुनना चाहता है। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मेरे घर वाले कोई भी उन्हें पसंद नहीं करते हैं। फिर मैं कैसे? आसिमा ने कहा। नहीं, छोड़ो। आसिमा ने सर झटका और आज पार्टी के लिए ड्रेस देखने लगी। रूही हॉस्पिटल से बाहर निकलकर अपने ऑफिस में बैठ गई। अभय की गाड़ी उस कैफ़े की पार्किंग पर आकर रुकी। नियम भी उसके साथ था। अभय कैफ़े के अंदर आ गया। चारों तरफ रूही को ढूंढने लगा। एक कोने में रूही बैठी दिखी। वो उसी की तरफ बढ़ गया। बोलो, अभय ने रूही को देख कहा। रूही ने अभय को देखा, जिसके आंखें लाल थी, आंखें सूजी हुई थी, बाल भी थोड़े अस्त व्यस्त थे। समझ आ रहा था वो आज जल्दी में आया है। रूही ने आंखें में पूछा, कहाँ थे कल रात को? अभय ने रूही को बात सुन उसे देखा और कहा। क्यों, क्या हुआ? किसी लड़की के साथ नहीं था? इतना शक मत किया करो। अगर कोई लड़की साथ में भी है तो ज़बरदस्ती खुश हो गई होगी, पर नहीं, तुम्हें तू समझ आएगी। छोड़ो ये सब बातों को। क्यों बुलाया है? रूही ने उस आदमी की तरफ देखा। ये आदमी गलती खुद किया है और अकड़ मुझे दिखा रहा है। काम नहीं होता तो बुलाती भी नहीं। रॉयल होटल में मिलने वाली है, वहाँ की जिम्मेदारी आपकी है। आप अगर अपनी फैमिली को समझा सकते हैं तो प्लीज़, रूही ने कहा। वो तो सबको मिलवा कर मुझे छोड़ने का इरादा है तुम्हारा, अभय ने रूही को देख कहा। देखिए मिस्टर आर्यन, रूही ने अपनी उंगली अभय की तरफ कर कहा। अभय ने उसकी उंगली अपनी उंगली में फंसा ली और कहा, मुझे क्या मिलेगा? रूही उसे देखने लगी। अभय ने कहा, मैं कोई काम ऐसे ही नहीं करता, रीज़न होता है। तुम्हारा काम करने के लिए मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहिए आपको, बोलिए, रूही ने कहा। 2 महीने, अभय ने रूही की आंखों में देख कहा। रूही उसकी बात सुन कंफ्यूज हो गई। 2 महीने? हाँ 2 महीने मुझे दो अपने साथ, अभय ने कहा। वाट नो, रूही ने गुस्से में कहा।
तो ठीक है, मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करूँगा। अभय ने अपने सर पर दोनों हाथ रख कहा। रूही गुस्से में घूरने लगी। कुछ सोचते हुए उसने कहा, ठीक है, बस 2 महीने, उसके बाद मैं सब कुछ छोड़ दूँगी, सब कुछ। ठीक है, सुन तो लो पूरी बात, अभय ने कहा। बोलिए, रूही ने थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो कहा। ये लो, इसे पढ़ लो। अभय ने रूही के सामने कुछ पेपर रख कर कहा। रूही ने पेपर को देखा। ये आदमी है या पता नहीं क्या है, हर जगह इसे बिजनेस करना आता है। तुम मुखर कर न जाओ इसलिए बनवाए हैं। तुम भी तो बिजनेस मैन हो। अभय ने रूही की तरफ देख कहा। अगर ज़रूरत नहीं होती तो अब कभी इस इंसान के पास नहीं बैठी होती। रूही मन ही मन अभय को गालियाँ देते हुए बोल रही थी। गालियाँ मत दो, पढ़ लो इसे, अभय ने कहा। रूही ने पेपर को उठा लिए, एक एक कर पढ़ने लगा। पहला, उसे आर्यन विला में रहना होगा, पूरी बहू बनकर, मेरी पत्नी बनकर। नो वे, मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। रूही ने पेपर रख कहा। ठीक है। अभय ने उसकी बात सुनी तो गहरी सांस भी ली। उसे तो लगा था रूही नहीं करेगी। आज अभय को समझ आ गया, रूही के लिए उसका परिवार क्या है। वो सब कुछ उनके लिए निछावर कर देगी। रूही ने फिर पेपर उठाकर पढ़ा। दूसरा, तुम्हें मेरे लिए खाना बनाना होगा, मेरे सारे काम करना होगा जैसे बीबी करती है। हाँ, तब मैं नौकरानी थी तो नौकरानी जैसे काम करती थी, रूही ने फीकी स्माइल कर कहा। अभय ने उसकी बात सुनी, कुछ नहीं कहा। तीसरा, 2 महीने तक वो उसे जहाँ ले जाए उसे जाना होगा। क्यों फिर ये दोस्त जमा रहे हो क्या, रूही ने अधूरा और चौथा पॉइंट पढ़ा। गुस्से में उसने पेपर फेंक दिए। क्या बकवास है, रूही ने गुस्से में कहा। अभय को देख कहा, क्या बकवास है, कुछ भी तो नहीं, जो हो वो है। अभय ने रूही की तरफ देख कहा। अब कभी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, रूही ने गुस्से में कहा। वो जाने लगी। ठीक है, तो आज कोई नहीं आ रहा है, रॉयल होटल याद में है ना, नीलेश अंकल को हार्ट अटैक आया था। अभय ने अपने हाथ बांध कहा। रूही रुक गई और पलटकर अभय को देखने लगी। क्या हुआ, शौक लगा मुझे, कैसे पता। अभय अपनी जगह खड़े होकर रूही के पास आते हुए बोला, मुझे ये कैफ़े अभी के अभी खाली चाहिए। अभय ने रूही को देख कहा। वैसे तो वहाँ ज़्यादा नहीं थे, बस वेटर और 2-3 लोग थे। बस नियम और जीवन। नियम ने सबको बाहर भेज दिया, खुद वो भी चला गया। जीवन वहाँ से नहीं उठा क्योंकि उसकी मैडम ने नहीं कहा था। रूही ने जीवन की तरफ देखा। जीवन कहा वहाँ से चला गया। जब कैफ़े में कोई भी नहीं था, सिर्फ अभय और रूही थे। बैठकर बात करते हैं। अभय ने रूही के पास चेयर कर कहा। खुद भी एक चेयर में बैठ गया। रूही गुस्से में बैठ गई। बोलो, कैसे पता है, रूही ने कहा। मेरी नज़रें चारों तरफ रहती हैं, अभय ने एक के एक ऊपर एक पैर रख कहा। रूही ने कसकर आंखें बंद कर ली। हाँ, जिस रात नीलेश जी को पता चला था कि दीपक जी कोमा में हैं, उसके 2-3 दिन बाद ही उन्हें हार्ट अटैक आया था। ये दूसरा हार्ट अटैक था। डॉक्टर ने उन्हें टेंशन लेने से मना किया है। कोई भी नहीं मानेगा, रूही ने अभय से कहा। क्यों नहीं मानेगा, अभय ने कहा। आपकी ये शर्त मुझे मंजूर नहीं है, रूही ने कहा। वो चेयर से उठ गई और जाने लगी। ट्राई तो करो, क्या पता इससे 2 फायदे हो जाए तुम्हारे, अभय ने उसे जाते हुए देख कहा। रूही पलट कर देख अभय ने रूही को देखा। क्या तुम ऐसे ही अपने माँ पापा की आखिरी निशानी जाने दोगी? नहीं, मेरे पास उससे भी ज़्यादा कीमती है। परिधि विला, परितोष और रिधिमा बगला, रूही ने अभय को देख कहा। अभय ने रूही को देख कहा, तो ये पेपर फिर? ये दादाजी के घर के पेपर हैं। दादाजी के जाने के बाद मम्मा पापा परिधि आ गए थे, वो है मेरे पास, रूही ने कहा। जाने लगी। अभय को यह कुछ भी समझ नहीं आया। रूही को रोकने का तरीका सारे पैंतरे आजमा लिया। अभय रूही को जाते हुए देख उसे कुछ भी नहीं सूझा। उसने रूही को देख कहा, एक बार और सोच लो, क्या पता ये काम कर जाए। नहीं तो परिवार एक हो गया तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, ये मेरा वादा है। अभय ने अपनी जगह खड़ी, परेशान नहीं करूंगा, अभय ने अपने दिल का पर बहुत बड़ा पत्थर रख कहा। रूही ने पलट कर देखा। क्या गारंटी है, रूही ने कहा। ये अभय आर्यन की जुबान। अगर 2 महीने के बाद मैं तुम्हें और तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर चले जाऊंगा, कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, अभय ने रूही की तरफ देख कहा। रूही ने जब उसकी बात सुनी तो दिल की धड़कन मानो रुक सी गई। अभय ने रूही के फेंक पेपर को उठाकर उससे में कुछ लिखा। ये लो, मैंने इसमें लिखकर साइन भी कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है साइन करने की, अभय ने रूही के सामने पेपर कर कहा। रूही ने पेपर को देखा जिसमें अभय ने लिखा 2 महीने बाद वो कभी भी रूही को अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा, ना ही उसकी लाइफ में दखल देगा। रूही ने अभय से पेन लेकर साइन कर दिया। वो वहाँ से जाने लगी।
शाम को रॉयल होटल में मिलते हैं। रूही ने कहा। वो चली गई कैफ़े से बाहर। अभय ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। उससे इस टाइम उसके अलावा कुछ भी नहीं सूझा था, इसलिए उसने जो मन में आया बोल दिया। 2 महीने मेरे पास, या तो सब कुछ ठीक करके रहूं, रूही को दूर कर दूं, या फिर सब कुछ ठीक करते करते रूही को मना लूं। अभय ने खुद से कहा, सर चलें? नियम कैफ से बाहर आया और कहा, नियम सुनो, तुम और कार्तिक टाइम पर रॉयल होटल पहुंच जाना। अभी तुम घर जाओ, मैं भी घर के लिए निकलता हूँ। अभय ने कहा। नियम ने हाँ कह दिया। नियम ने अभय को आर्यन विला छोड़ा और घर के लिए निकल गया। माँ, दादी, दादा, दिव्या सब लोग कहे। अभय घर पर घुसते ही आवाज़ लगाकर सबको इकट्ठा करते हुए कहा, क्या हुआ है? क्यों चिल्ला रहा है? दादा दादी रूम से निकलकर कहते हुए आए। माँ, दिव्या। अभय ने उन्हें शांत करने को कहा। हाँ बोलो। ज्योति जी भी रूम से बाहर आई। जी भाई, दिव्या अपने रूम से निकलकर ग्रिल पार्टी में जाना है। और हाँ, देवेश को कॉल करना देना, वो वहीं आएगा। एड्रेस सेंड कर दूंगा। अभय ने सबसे कहा। दिव्या को देख कहा, मैं नहीं जाऊंगी। दिव्या ने बोला बस नहीं, आर्डर दिया है। अभय ने कहा। दिव्या ने हाँ में सर हिला दिया। तुम लोग चले जाओ, तेरे पापा को अकेले छोड़ मैं नहीं जाऊंगी। ज्योति जी ने कहा। उसकी टेंशन मत लो, मैं देख लूँगा, अभय ने कहा और रूम में चला गया। रूही कहाँ है? ज्योति जी ने अभय को वो अपने रूम में जाते देख कहा। वो पार्टी में वहीं आ जाएगी, अभय ने कहा। फिर पलट कर देख कहा, कल से आपकी बहू इसी घर में रहेगी, पहले की तरह। तो मैं चाहता हूँ उसके सामने पहले का जिक्र मत करना। अभय ये बोल रूम में चला गया। उसकी बात सुन सब उसे उसके रूप में जाते देखते रहे। ये क्या बोल गया? रूही कल से इस घर पर रहेगी, पर वो तो, दादी ने कहा। ज्योति जी ने अभय की बात सुन जल्दी से पैर हाथ धुलकर मंदिर में चली गई। मंदिर में बैठकर दिया जलाकर हाथ जोड़ कहा, जग के पालनहारी, सब तेरी ही माया है, बस तू सब ठीक कर दे। वो कल आ रही है, तू सब कुछ ठीक कर दे। ज्योति जी अपनी साड़ी की पल्लों को भगवान के आगे कर कहा, आज मैं तुझसे अपने परिवार की खुशियाँ मांगती हूँ। मेरी गलतियों की सज़ा मेरे बच्चों को भुगतने। उस बच्ची ने जो सहा वो दोबारा उसे न मिले, चाहे तो मेरी जान ले ले। ये क्या कह रही हो बहू? दादी मंदिर में घुसते ही उनकी बात सुन कहा। तो क्या करूँ माँ, मेरी गलती की सज़ा सब कोई भुगत रहा है, मैं अपनी पापों का पश्चात कैसे करूँ? ज्योति जी ने अपने माथे पर हाथ मार कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। दादी ने ज्योति जी का हाथ पकड़ कहा, माँ मैं सबसे माफ़ी मांग लूँगी, रूही से भी। माँ पर क्या वो लोग मुझे माफ़ करेंगे? और ये दीपक जी? ज्योति जी ने कहा, बेटा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, कल की तैयारी कर लो, वो आ रही है ना, और पार्टी में भी जाना है। जाओ कमरे में, दादी ने कहा। ज्योति जी अपने आंसू पोंछकर भगवान के पैर पड़ रूम में चली गई। तू तो दुख को हरने वाला सुख का प्रकाश है। जो गलती हमसे हुई है उस गलती की हम सब क्षमा करना, दादी ने हाथ जोड़ कहा। वो भी रूम में आ गई। अब रूही के कपड़े रखे हुए थे। अभय ने अलमारी से एक छोटा सा बॉक्स निकाला, उसे लेकर बेड पर बैठ गया। उसने बॉक्स को खोला, उसमें रखी चीज़ को अपने हाथों में ले लिया। कल मैं तुम्हें इसे अपने हाथों से पहनाऊंगा। अभय ने रूही के मंगलसूत्र को देख कहा, जो कि उसने रूही के गले से खींचकर तोड़ दिया था। उसने एक एक मोती को ढूंढकर फिर से बनवाया था। उसने मंगलसूत्र फिर से बॉक्स में रख दिया, अलमारी से अपने कपड़े निकाले, बेड पर रख दिए, मिरर के पास जाकर खड़ा हो गया। रूही के सारे मेकअप का सामान रखा हुआ था। अभय सब कुछ छू छू कर देख रहा था। उसका फ़ोन बजा। ऋत्विक ने नाम फ्लैश हो रहा देख उसने फ़ोन उठा लिया। क्या हुआ? मुझे ऐसे सबको क्यों बुलाया रहा है होटल? ऋत्विक ने कहा। इतना कितना कहा है उतना कर ले भाई, टाइम से आ जाना, अभय ने आराम से कहा। शांत कैसे? गुस्सा नहीं है तू? ऋत्विक ने कहा। क्यों, मैं हमेशा गुस्सा रहता हूँ क्या? अभय ने अब अपनी भारी आवाज़ में कहा। ओके ओके। ऋत्विक ने गुस्सा होते हुए देखा तो कहा, और फ़ोन रख दिया। अभय ने अपने फ़ोन को देखा। रूही घर आई। दी, आपने सबको एक साथ हॉल में क्यों बुलाया? राजवीर ने रूही को गेट से आते देख कहा। आज शाम को पार्टी में जाना है, सब रेडी रहना। रूही सोफे में बैठ कहा, न्यू ईयर पार्टी, वाओ, आसिमा खुश हो है। रूही ने उसे देख कहा, इधर आओ। रूही ने आसिमा को अपने पास बुलाया हुआ कहा, क्या हुआ दीदी? आसिमा उसके ऐसे बुलाने पर डर गई। जितना कहा जाए उतना करो, इधर आओ, रूही ने सीरियस टोन में कहा। क्या हुआ? व्हील चेयर में बैठी सिया ने धीरे से कहा। उसके दोनों पैर और एक हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ था। रूही ने उसके तरफ देख पलकें झपका दी। सिया शांत हो गई। आसिमा ने सबको देखा जो उसे ही देख रहे थे। उसको अपने सारे कांड याद आ रहे थे। क्या कर दिया तूने? बाजू में खड़ी नीति ने धीरे से कहा। करती तो मैं बहुत कुछ रहती हूँ, पर मुझे नहीं पता दी क्यों गुस्सा है।
आसिमा ने धीरे से कहा, कितनी बार कहा है कुछ कांड मत किया करो, पर तुम कहो कि मानती ही नहीं। अब दी का गुस्सा झेलो। बाजू में खड़ी प्रिया ने धीरे से कहा, मैं यहाँ बुला रही हूँ। रूही को आवाज़ फिर सुनाई दी। आसिमा धीरे धीरे अपने पैर के कदम रखते हुए रूही के पास जा रही थी। जल्दी आओ, पैर में मेहंदी लगी है क्या? रूही ने उसे ऐसे चिल्लाते देखा तो कहा। आसिमा जल्दी जल्दी चलकर रूही के सामने सर झुका खड़ी हो गई, जैसे कोई सीधा बसाधा बच्चा अपने माँ बाप के सामने गलती कर खड़ा होता है। बैठो इधर। रूही ने अपने सामने रखे छोटे से टेबल में बैठने को कहा। आसिमा धीरे से उसमें बैठ गई और पर सर झुका कर। रूही आसिमा को देख रही थी। उसको ऐसा देखने से सबको लग रहा था कि रूही बहुत गुस्से में है। आसिमा को पक्का डांट पड़ेगी। इस लड़की को कितनी बार समझाया कि कुछ कांड मत किया कर, पर पता नहीं ये कब सुधरेगी। विशाल ने आसिमा के सर पर टेप कर कहा। आसिमा ने अपने सर पर हाथ सहलाया। सब रूही के इनके बोलने का इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ बेटा, इसने क्या किया? अब नीलेश जी ने पूछा। रूही आसिमा के ऊपर से नीचे देख कहा, खाना बनाना आता है। आसिमा ने सर ऊपर कर रूही को देखा। रूही को घूरता पाकर उसने फिर सर नीचे कर लिया। सब रूही की बात सुन उससे देखने लगे। आसिमा ने सर धीरे से ना में हिला दिया। ये खाना कैसे बनाती थी अफ्रीका में? रूही ने पूछा। वो काम वाली आती थी। आसिमा ने धीरे से कहा। कल से इसकी किचन में क्लास लगेगी। कल से कुछ कुक तुम्हें खाना बनाने की क्लास लेगा, अच्छे से सीखना। रूही ने सीरियस और स्टिक वॉइस में कहा। आसिमा ने बहुत बात सुन सर ऊपर किया। क्या हुआ रूही? सक्षम ने पूछा। मैंने इसके लिए लड़का देखा है शादी के लिए। रूही ने आसिमा को तिरछी नज़र से देख कहा। आसिमा उसकी बात सुन शौक में देखने लगी। पर बेटा इतना जल्दी? नीलेश जी ने कहा। क्यों पापा, बड़ी तो हो गई है और इस घर में तो जो मैं करती हूँ सोचती हूँ सब उसके अकॉर्डिंग होता है। फिर अब क्यों? रूही ने कहा। मुझे वो लड़का पसंद है और मेरी पसंद आसिमा कभी नहीं मना करेगी। रूही ने कहा। भाई आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? रूही ने विशाल से कहा। नहीं, तूने सोचा होगा तो सही है, विशाल ने कहा। आसिमा विशाल को देखने लगी। उसके आंखों में आंसू भर आए। आ जाओ पार्टी की तैयार करो, रूही ने कहा। अपने रूम में आ गई। धीरे धीरे सब रूम में चले गए। प्रिया और नीति ने आसिमा के कंधे पर हाथ रख कहा। क्या हुआ तुझे? प्रिया ने पूछा। कुछ नहीं, चलो रेडी होते हैं, आसिमा ने अपने आप को कंट्रोल कर कहा। तीनों रूम में चली गई। ये रूही दिमाग में चल क्या रहा है? सक्षम अपने रूम में बैठकर सोच रहा था। पता नहीं दी को क्या हो गया है। अभी से आसिमा की शादी, अभी तो वो छोटी है। राजवीर ने कहा। अब क्या हो गया? पहले तो कभी भी तुम लोगों ने रूही के किसी भी डिसीजन पर को मन लिया था, अब क्या हुआ? विशाल ने कहा। भाई वो बात नहीं है, पर अभी वो बहुत छोटी है, उसे कभी भी हमारी ज़रूरत पड़ जाती है। हमारे अलावा कौन संभालेगा उसे? राजवीर ने कहा। तुम उसकी टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने जो सोचा है अच्छा ही सोचा है, विशाल ने कहा। चलो रेडी हो पार्टी के लिए, विशाल ने कहा। राजवीर विशाल दोनों सक्षम के रूम में से चले गए। ऐसे अचानक शादी में हम कैसे जा सकते हैं? बच्ची की नीता जी नीलेश जी से अपने अलमारी से कपड़े निकालते हुए कहती हैं। यही तो मेरी भी समझ नहीं आ रही है, नीलेश जी ने कहा। हाँ, अभी तो बड़े बड़े बैठे हैं। सक्षम, विशाल, सिया, राज और रूही की नीता जी बोलते बोलते रुक गई। नीलेश जी ने उनकी बात समझ कहा। पता नहीं क्या होगा आगे, चलिए रेडी होते हैं, नीता जी ने कहा। नीलेश जी और नीता जी दोनों रेडी होने लगे।